richest people, Indian billionaire Gautam Adani. Growth of the Adani Group has been truly astonishing. Aircraft maintenance, manufacturing, telecom, data center and logistics and a whole lot of other areas. एक ऐसी कहानी जिसमें है करोड़ों की डील, करप्शन के एलिगेशन और कुछ बड़े बड़े नाम। अडानी ग्रुप, उनकी ग्रीन एनर्जी कंपनी और एक अमेरिकन ग्रीन एनर्जी कंपनी के बीच का चल रहा ये केस आज दुनिया भर का हेडलाइन बना हुआ है। Indian billionaire Gautam Adani and 7 other senior The Adani Group faces scrutiny in the US with potential। पर इस स्कैंडल की शुरुआत हुई कैसे और इसका अंजाम क्या होगा, चलिए आपको सब कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। तो जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं कि गौतम अडानी 21 नवंबर 2024 तक इंडिया के सेकंड और वर्ल्ड के 25th अमीर इंसान हैं। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा गौतम अडानी के बारे में जान लेते हैं। Gautam Adani, an Indian businessman who made his fortune in shipping and coal production, has officially passed Jeff Bezos to become the world's second richest person. गौतम अडानी की कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के अहमदाबाद शहर से। 24 जून 1962 को एक गुजराती जैन फैमिली में उनका जन्म होता है, जिनके पिता थे शांतिलाल अडानी और माता थी शांताबेन अडानी। गौतम के 7 और भी भाई बहन थे। गौतम के फादर एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। फिर गौतम अडानी थोड़े बड़े होते हैं और सेठ चिमन लाल नागिनदास विद्यालय से स्कूल की पढ़ाई चालू करते हैं। 1973 में एक 11 साल का लड़का यानी कि गौतम अडानी अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक स्कूल ट्रिप पर जाता है, जो स्कूल ट्रिप जा रही थी कंडला पोर्ट। गौतम अडानी उस पोर्ट को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं कि वो भी बड़ा होकर एक दिन ऐसा ही पोर्ट बनवाएंगे। और 25 साल बाद गौतम अडानी कंडला पोर्ट से 90 किलोमीटर दूर एक पोर्ट बनवाते हैं जिसका नाम है मुंद्रा पोर्ट, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट है। और उसी की वजह से आज गौतम अडानी देश और दुनिया के अमीर लोगों में से एक है। गौतम अडानी ने शुरुआत की एक पोर्ट से, लेकिन आज उनके पास कुल 15 पोर्ट्स हैं देश के अलग अलग 9 राज्यों में। और इन अडानी पोर्ट्स के जरिए ही देश के 80% एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बिजनेस एक्टिविटीज पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो ये सिर्फ एक प्राइवेट एसेट नहीं है, तो ये देश के एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अडानी के पास सिर्फ पोर्ट्स ही नहीं है, उनके कई बिजनेसेस हैं, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, डेटा सेंटर्स, एयरपोर्ट्स, एडिबल ऑयल एंड फूड्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एग्रो और बहुत कुछ। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर बिजनेसमैन ऐसे हैं जो किसी बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं या उनके पहले के फादर या ग्रैंडफादर ने एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर लिया था। तो ऐसे में गौतम अडानी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो कैसे आज देश और दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसानों में से एक हैं। और क्या उन पर जो इल्जाम लग रहे हैं वो सच है या झूठ, हम जानेंगे इस वीडियो में। मुंबई सिटी में एक इलाका है बोरीवली, जो मुंबई आने वाले गुजरातियों की एक फेवरेट जगह है। क्यों? धनजी गली की वजह से। ये जगह अपने डायमंड के बिजनेस के लिए मानी जाती है। इस जगह को ज्यादातर गुजराती फैमिलीज ही रन करती हैं। धनजी स्ट्रीट्स में डायमंड बिजनेस करने वाले 90% लोग मुंबई से 350 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर पालनपुर से हैं, जो गुजरात स्टेट में है। और इसी धनजी गली से गौतम अडानी की आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। 1977 में गौतम अडानी अच्छी पढ़ाई और आगे बढ़ने की उम्मीद लेकर अपने बड़े भाई विनोद के साथ मुंबई आ जाते हैं। फिर पढ़ाई के साथ साथ वो कपड़ों के बिजनेस में लग जाते हैं। कपड़ों के बिजनेस में इसलिए क्योंकि हमने शुरू में ही जाना कि उनके फादर एक कपड़ा व्यापारी थे, तो वो दोनों भाई कपड़ों के बिजनेस से भली भांति परिचित थे। तो अडानी ब्रदर्स मुंबई में कटे हुए कपड़ों को टेक्सटाइल्स मिल्स को बेचते थे। और उस समय गौतम अडानी पढ़ाई भी कर रहे थे और बिजनेस भी, लेकिन उनका पूरा ध्यान एक बड़े बिजनेस की तरफ था जिससे वो जल्द से जल्द आगे बढ़ सके। और इसलिए उन्होंने डायमंड ट्रेड के बिजनेस में आगे बढ़ने का फैसला लिया। I wanted to be an entrepreneur. The raw optimism of a 16-year-old boy. My first step in my entrepreneurial journey was learning to assort and do the valuation of diamonds. और गौतम साउथ मुंबई में जहां पढ़ाई कर रहे थे, वहीं पास में ही एक डायमंड ट्रेडिंग का ऑफिस था, जो आगे चलकर गौतम के आगे बढ़ने का एक अच्छा जरिया बना। गौतम वहां दिन में जाते और समझते कि डायमंड को मापा और अलग अलग डायमंड्स को पहचाना कैसे जाता है। सुबह पढ़ाई करने के बाद दिन भर डायमंड का काम सीखना, ये दोनों काम उनको एक साथ करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। इसलिए उन्होंने कॉलेज को छोड़कर अपना पूरा ध्यान डायमंड ट्रेडिंग पर लगाया और धनजी स्ट्रीट में ही वो फुल टाइम डायमंड ट्रेडिंग करने लगे। और आगे चलकर वहीं धनजी स्ट्रीट्स में अपने भाइयों
भाइयों के साथ डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस का एक ऑफिस भी सेटअप किया। उन्होंने उस बिजनेस से बहुत कुछ सीखा, लेकिन वो ज्यादा दिन डायमंड के बिजनेस में रहे नहीं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि डायमंड का बिजनेस बहुत रिस्की बिजनेस है। जिसके बाद उन्हें गुजरात से उनके एक बड़े भाई का कॉल आता है। वो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने एक प्लास्टिक प्रोसेसिंग फैक्ट्री खरीदी है जिसमें उन्हें गौतम की हेल्प चाहिए। जिसके बाद गौतम अपना डायमंड का बिजनेस छोड़कर सीधे पहुंच जाते हैं गुजरात। तो उस फैक्ट्री में पीवीसी फिल्म बनाया जाता था जो पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर यूज की जाती है। उस समय पर इस फिल्म की काफी डिमांड थी, लेकिन उनका बिजनेस उतने अच्छे से चल नहीं पा रहा था, क्योंकि उन्हें पीवीसी फिल्म बनाने के लिए हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत होती थी। लेकिन इंडिया में उस समय पीवीसी का एक लौता एक ही सप्लायर था जो उन्हें हर महीने सिर्फ 2 टन ही पीवीसी प्रोवाइड कर रहा था। तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि पीवीसी को किसी बाहरी देश से इंपोर्ट किया जाए। लेकिन इंपोर्ट करना उस समय काफी ज्यादा मुसीबतों भरा काम था। उस समय कई रूल्स एंड रेगुलेशन थे, भारी टैक्स थे, जिस वजह से इंपोर्ट करना काफी मुश्किलों भरा काम था। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स चेंज हुए मिड 1980s में। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने कुछ नई इंपोर्ट पॉलिसीज लाई, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले सारे बिजनेसेस को बहुत फायदे मिले, और ये गौतम अडानी का एक लाइफ टर्निंग पॉइंट था। तभी उन्होंने अपना एक ट्रेडिंग बिजनेस भी स्टार्ट किया। 1988 में गौतम अडानी ने अडानी ग्रुप को स्टार्ट किया और कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस से उन्होंने शुरुआत की। जिसके बाद गौतम पीवीसी फिल्म मैन्युफैक्चर के साथ साथ दूसरे देशों से प्लास्टिक इंपोर्ट करके इंडिया में दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को भी पीवीसी बेचने लगे। जिसके बाद गौतम अडानी आगे बढ़ने लगे और देखते ही देखते वो केमिकल, पेट्रोलियम जैसे चीजों को भी इंपोर्ट करने लगे। जिसके बाद अडानी ने शुरुआत की इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस की। लेकिन इस बिजनेस में घुसना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको एक चीज की बहुत जरूरत होगी, जो है नेताओं के साथ जान पहचान। तो गौतम अडानी ने पॉलिटिशियंस के साथ उठना बैठना स्टार्ट किया, गुजरात के केशु भाई पटेल और चीमन भाई के साथ, जो आगे चलकर 1990 में गुजरात के सीएम बने। जिसके बाद 1991 में एक बहुत बड़ी फॉरेन कंपनी जिसका नाम है कारगिल, उनका प्लान था कच्छ इंडिया के पास नमक बनाने का, जिसे वो इंडिया में बनाकर इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करवाएंगे। और इन सब के लिए कारगिल को एक इंडियन पार्टनर की जरूरत थी, जिसे नॉलेज हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, लोकल गवर्नमेंट का, और वो पार्टनर बने गौतम अडानी। कारगिल को लाखों टन नमक बनाना था, जिसके लिए उन्हें एक बड़े पोर्ट की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने सोचा कि वो कंडला पोर्ट का यूज करेंगे। पर कुछ जरूरी रिसर्च के बाद उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को यूज करने का प्लान किया, क्योंकि मुंद्रा पोर्ट मिडिल ईस्ट से ज्यादा करीब था और वो ज्यादा गहरा भी था, जिससे बड़े शिप्स वहां इजिली पार्क हो सकते थे। तो अब उन्हें मुंद्रा पोर्ट के पास एक बड़ा घाट बनाने की जरूरत थी। घाट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक जगह जहां सामान को लोड अनलोड किया जा सके, जहां उन्हें स्टोर करके रखा जा सके। और घाट बनाने के लिए एक बहुत बड़ी जमीन या जगह की जरूरत होती है। और इसी चीज के लिए गौतम अडानी मिलने गए उस समय के सीएम चीमन भाई पटेल से, जिनसे गौतम अडानी ने एक 3000 एकड़ की जमीन मांगी एक घाट बनाने के लिए। वो घाट बन तो जाता है, लेकिन जनता दल के मेंबर्स ने इस पर विवाद करना स्टार्ट कर दिया और वो धरना देने लगे। उनका कहना था कि इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होगा और नमक के छोटे व्यापारी भी इससे प्रभावित होंगे। ये सब कुछ साइड बाय साइड चलता ही रहता है। गौतम अडानी अपना काम करते रहे और नमक का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन उस समय गौतम अडानी के साथ और भी प्रॉब्लम्स चल रही थी। जैसे जो उस समय उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, वो मेनली 2 ही जगहों से ऑपरेट होता था, मुंबई पोर्ट एंड कंडला पोर्ट। पर इन पोर्ट्स में बहुत परेशानी आ रही थी। वहाँ सारी चीजों का एक लंबा प्रोसीजर था, जिससे सभी कामों में डिले होता और अडानी को हर साल 10 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता था। और मुंद्रा पोर्ट में जनता दल वालों से परेशानी हो रही थी। तभी उन्होंने सोचा कि मुंद्रा पोर्ट से वो नमक तो एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं, तो क्यों नहीं वो बाकी के कामों को भी यहाँ से करना स्टार्ट करें, क्योंकि ये पोर्ट हर दृष्टिकोण से सही था। तो गौतम अडानी अपना मन बना लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द अब सॉल्व करना है। और ये तभी पॉसिबल था जब उनका इन पोर्ट्स पर फुल कंट्रोल हो, और ये तभी हो सकता था जब ये पोर्ट्स प्राइवेट हो जाएं। और गौतम अडानी की टाइमिंग और किस्मत बहुत अच्छी निकली, क्योंकि उस समय की सरकार ये सोच रही थी कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को कैसे बढ़ाएं। इस चीज को बढ़ाने का एक ही तरीका था कि कुछ गवर्नमेंट ओन्ड पोर्ट्स को प्राइवेट कर दिया जाए। और ये गौतम अडानी के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और 1995 में उन्होंने मुंद्रा पोर्ट को अडानी ग्रुप में शामिल कर लिया, जिसके 6 साल बाद ये पूरी तरह से स्टार्ट हो गया। और यही वो पोर्ट है जहां से अडानी के बिजनेस एम्पायर की शुरुआत होती है। जिसके बाद अडानी ने मुंद्रा पोर्ट के आसपास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, जिस जोन में कई कंपनीज ने अपनी फैक्ट्री लगाई और अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए वो मुंद्रा पोर्ट का यूज करने लगे, जिसका फायदा किसे हुआ? गौतम अडानी को। जिसके बाद गौतम अडानी आगे बढ़ते रहे और 2014 आते तक अडानी ग्रुप में टोटल 13 पोर्ट्स शामिल हो चुके थे। और ऐसे ही अडानी ग्रुप ने फिर कई कंपनीज बनाई और आज देश और दुनिया के सबसे बड़ी कंपनीज में से वो एक है।
The Adani Group, for those who don't know, is essentially a massive conglomerate in India that has many smaller businesses that work in everything from agriculture to infrastructure. तो अब आते हैं ब्राइब के केस पर। 21 नवंबर 2024 को न्यूयॉर्क के फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और 6 और लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी के कई एलिगेशंस लगाए और दावा किया गया कि गौतम अडानी ने देश के 5 स्टेट के बड़े नेताओं और अधिकारियों को जमकर रिश्वत खिलाई है। और वो रिश्वत भी ऐसे छोटे मोटे रिश्वत नहीं थे, वो थे 2-2.5 हजार करोड़ के रिश्वत, जिससे अडानी को उनके सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में हर किस्म की फेवर और हेल्प मिल सके। और उस कोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये वो पैसे हैं जो अडानी ग्रुप ने अमेरिका के बैंक और प्राइवेट इन्वेस्टर्स से उधार लिए हैं, लगभग $2 बिलियन। तो यूएस कोर्ट के मुताबिक इन सब की वजह से 5 अलग अलग तरह के वायलेशंस क्रिएट हुए, जिसे हम अब आगे इस वीडियो में जानेंगे। वेल, ये केस इतना बड़ा है कि अमेरिका के FBI, SEC और भी कई इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस की आगे की जांच कर रहे हैं। और एक ऐसा ही एलिगेशन जनवरी 2023 में गौतम अडानी के ऊपर लगाया गया था हिंडनबर्ग रिसर्च की तरफ से, जिस रिसर्च संस्था ने 102 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की थी अडानी ग्रुप के ऊपर। जिस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अपने कंपनी के शेयर प्राइसेस में हेरफेर किए, कई झूठ बोले, धोखाधड़ी किए, उनके कितने कर्जे हैं, कॉर्पोरेट मिसकंडक्ट और कई एलिगेशंस उस रिपोर्ट में थे, जिस पर अडानी ग्रुप के द्वारा जवाब दिया गया था कि हिंडनबर्ग के द्वारा लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे अडानी ग्रुप का नाम खराब किया जा सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस रिपोर्ट की जांच कर उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। वेल, इस ब्राइब की कहानी की शुरुआत होती है 2019 से 2020 के बीच में, जब अडानी ग्रुप की ग्रीन एनर्जी कंपनी और एक यूएस बेस्ड ग्रीन एनर्जी कंपनी ने मिलकर एक डील किया। डील का मकसद था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के जरिए इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को सोलर पावर बेचना, जिसमें अडानी की कंपनी 8 गीगावाट सोलर पावर सप्लाई करने को तैयार थी और यूएस की कंपनी 4 गीगावाट कमिटमेंट कर रही थी। इस डील का टोटल वैल्यू था 45,000 करोड़। SECI ने इस डील को अप्रूव कर लिया, लेकिन जब SECI ने स्टेट ऑफिशियल से बात की तब उन लोगों ने इतने महंगे पावर को लेने से मना कर दिया और वहीं से शुरुआत हुई इस ब्राइब स्कैंडल की। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अडानी ग्रुप और यूएस कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि स्टेट ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर अपना काम बनवाया जाए। गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, उनके ग्रीन एनर्जी कंपनी के CEO विनीत जैन और यूएस कंपनी के CEO रंजीत गुप्ता ने मिलकर ये काम शुरू किया। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक गौतम अडानी ने 2021 में आंध्र प्रदेश के ऑफिशियल्स को 1750 करोड़ की ब्राइब दी। इसके अलावा ओडिशा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर में 2029 करोड़ तक की ब्राइब दी गई। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन फिर एक गड़बड़ी हो गई। सागर अडानी ने ब्राइब की सारी डिटेल्स अपने फोन में सेव करके रखी, फोटोज, एक्सेल सीट्स और किस किस को कितना पैसा देना है, किस किस को कितना पैसा दिया जा चुका है, उसमें सब लिखा था। और विनीत जैन के फोन से भी यही सिमिलर डिटेल्स मिली। जिसके बाद चलते हैं 2022 में, यूएस कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर्स को जब ब्राइब के बारे में पता चला तो उन्होंने इन्वॉल्व लोगों को रिजाइन करने को कहा। तो रंजीत गुप्ता और उनकी टीम ने अगले ही दिन रिजाइन कर दिया और ये खबर अगले ही दिन लीक कर दी जाती है कि रंजीत गुप्ता अब इस कंपनी के साथ काम नहीं करते हैं। फिर मार्च 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और यूएस के उस एनर्जी कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। इसके बाद FBI और DOJ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भी इंक्वायरी स्टार्ट की। मार्च 2023 में FBI सर्च वारंट लेकर सागर अडानी से मिलने पहुंचती है। सागर अडानी उस वक्त अमेरिका में ही थे, जिसके बाद FBI उनके फोन को कस्टडी में ले लेती है और उन्हें कोर्ट का ऑर्डर देते हुए उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहती है। और इस बात की जानकारी गौतम अडानी को मिलती है, जिसके बाद गौतम अडानी ने खुद को वो मेल फॉरवर्ड करवाए जिसमें सागर अडानी के सर्च वारंट का डिटेल था। जिसके बाद आता है 21 नवंबर 2024, जब यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने FCPA फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट और फ्रॉड के तहत गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर एलिगेशंस लगाए। तो अब सवाल ये है कि क्या अडानी ग्रुप इस केस से बच पाएगा या इस केस का कुछ और ही अंजाम होगा। वेल, इस कहानी में और क्या कॉन्स्पिरेसी हो सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका क्या मानना है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वेल, एक बात और कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।